डियर स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है एटम। एटम के बारे में भारत के महर्षि कणाद ने बहुत पहले ही बता दिया था कि पदार्थ यानी मैटर जो बने हुए हैं बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बने हुए हैं, जिनको कहा जाता है परमाणु। यानी महर्षि कणाद पोस्टुलेटेड इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर मीन्स इन अ संस्कृत लैंग्वेज द मैटर इज नोन एज अ पदार्थ we shall ultimately get the smallest particle which is known as a parmanu, and parmanu Sanskrit word, the translation in English it is converted into the atom. So at the same era Greek philosopher Democritus and Leucippus have same view. Democritus called these particles as atoms. In a Greek word atomio means uncuttable or non-visible. तो महर्षि कणाद के ही समय ग्रीक फिलोसफर थे जिनका एक का नाम था डेमोक्रिटस और एक थे ल्यूकिपस। इन लोगों का भी मानना सेम था कि किसी भी मैटर का अगर स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो अनकटेबल है उससे ज़्यादा उसको डिवाइड ना किया जा सके उसको कहा जाता है एटम्स। अब बात आती है कि एटम बनते कैसे हैं। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मीन्स जो बनाते हैं किसी भी एटम्स को, उनमें हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन and neutron regarded as fundamental because these are main constitute of all atoms। यानी जितने भी एटम आपके मिलके बने हुए हैं वो इन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर ही बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर। तो फंडामेंटल का मतलब है कि जो स्पेसिफिक है अपने आप में, तो ये स्पेसिफिक हैं, इलेक्ट्रॉन के नेचर अलग है, प्रोटॉन का नेचर अलग है और न्यूट्रॉन का नेचर अलग है। तो साइंटिस्ट ढूंढने में लगे हुए थे। सबसे पहले जो डिस्कवरी का पॉइंट है हमारा वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो माइकल फेराडे इन 1830 ऑब्जर्व व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हैं ऐसे सॉल्यूशन जो कैटायन और एनायन जिसमें फ्री मूवेबल होते हैं जो चार्ज को कैरी कर ले। तो माइकल फेराडे ने जब ये स्टडी करी इलेक्ट्रोलाइट पे कि केमिकल रिएक्शन ऑकर्ड एज इलेक्ट्रोड एज ए रिजल्ट मैटर यानी इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट और लिबरेट्स फ्रॉम इलेक्ट्रोड। तो दो तरह के प्रोसेस होते हैं आपके, ऑक्सीडेशन हो जाना यानी इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो जाना, रिडक्शन होना यानी इलेक्ट्रॉन का गेन करना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोड पर जो इलेक्ट्रॉन आपके डिपॉजिट हो जाते हैं, और उनके इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चले जे थॉमसन 19th सेंचुरी में। ड्यूरिंग द स्टडीज ऑफ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज एट एक्सट्रीमली लो प्रेशर नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट वेयर कैथोड रेज डिस्कवर। तो जे थॉमसन ने माइकल फेराडे के इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया और उन्होंने कैथोड रेज की डिस्कवरी का कॉन्सेप्ट रखा, जिससे बाद में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गया। यानी ये पता लग गया कि एटम में निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो होते हैं आपके वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन्होंने करा किस तरह से अपना एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले ये देख लीजिएगा आप। जे थॉमसन ने जो अपना डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब है, डिस्चार्ज का मतलब है कि उसके अंदर कोई भी चार्ज पार्टिकल नहीं है, सिर्फ गैसेस को उन्होंने फिल करा। और गैसेस को चूँकि फ्री मूवेबल के लिए उन्होंने लो प्रेशर कर दिया। लो प्रेशर यानी कि जरूरी नहीं कि हाई प्रेशर करके वो उसको करें, बहुत जिससे वो फ्री मूवेबल हो जाएं लो प्रेशर में। तो करा क्या कि कैथोड रेज में उन्होंने दो हाई वोल्टेज लाइन को जोड़ा। हाई वोल्टेज आप जानते हैं कि हमारे घर में जो डोमेस्टिक लाइन है उसमें 220 वोल्ट यूज़ करते हैं हम, और जो घर में हमारे डोमेस्टिक इन्वर्टर की बैटरी होती है उसमें 12 वोल्ट। हाई वोल्टेज का मतलब उससे कहीं ज़्यादा 11,000 वोल्ट इतना करंट उन्होंने पास करा डिस्चार्ज ट्यूब में। तो उन्होंने देखा कि जो कैथोड यानी निगेटिव टर्मिनल से जो गैस थी वो अपने आप में जब इतनी तेज़ हाई वोल्टेज करंट पेश किया तो वो इलेक्ट्रॉन जो है उनके एक एक्सटर्नल प्रेशर के द्वारा, एक एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा इलेक्ट्रॉन स्प्लिट हो गए, जो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ दौड़ने लगे। तो उन्होंने एक ग्रीन कलर की ग्लो को एनोड पर देखा। उन्होंने फ्लोरोसेंट जो लगा दिया लेयर जिससे कि वो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करें, टकराएं, तो कुछ स्पेशल कहना चाहिए कि वो स्पार्क बनाएं या ग्लो बनाएं। तो कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स एनोड। सबसे पहली क्वालिटी यही रही कि कैथोड रेज ने कैथोड से यानी निगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट करा। चूँकि निगेटिव आप जानते हैं रिपल्स करते हैं पार्टिकल्स,
और ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन यानी सीधे सीधे चलने शुरू हुए। विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरसेंट कैथोड रेज ग्लो व्हेन हिट बाय देम। फॉस्फोरसेंट बोलते हैं ऐसे सब्सटेंस जो बहुत देर तक अपनी चमक को बनाए रखते हैं या उनसे कोई चीज़ टकराए तो वो चमक जाए। तो उन्होंने ऐसा लेयर बनाया इस तरह से कि वो लेयर जो है आपकी फॉस्फोरसेंट वाले एलिमेंट्स वो चमकने लगे, यानी कैथोड रेज ने ग्लेयर प्रोड्यूस करी, चमक पैदा करी। थर्ड, कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट व्हेन ए स्मॉल पेडल व्हील इज प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड इट रोटेट्स। कैथोड रेज मैकेनिकल इफेक्ट भी पैदा करती हैं। अगर उनको कहना चाहिए किसी इलेक्ट्रोड में फिल कर दिया जाए तो वो जो कोई भी हल्की चीज़ पैडल लगाई जाए तो वो उस पर टकराने के बाद उसको मूवेबल भी बनाती है, यानी रोटेट भी करने लगता है। अब तो इट मीन्स के इलेक्ट्रोड से कहना चाहिए कि जो कैथोड रेज हैं वो मैकेनिकल इफेक्ट भी शो करेंगी, क्योंकि कोई भी अगर पैडल लगाया जाए तो मूवेबल बनाती हैं। फोर्थ जो फीचर है कैथोड रेज का कि कैथोड रेज हैव इलेक्ट्रिकल इफेक्ट यानी डिफेक्ट टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज पोल, कि वो अपने आप में इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी रखती हैं। अगर वो टकरा जाएं पॉजिटिव पोल से तो ग्लो प्रोड्यूस करती हैं यानी अट्रैक्ट होती हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कैथोड रेज हैव मैग्नेटिक इफेक्ट डिफेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ पोल, कि कैथोड रेज मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती हैं, वो नॉर्थ पोल की तरफ भी झुक जाती हैं, बोरो करती हैं। तो ये कुछ फीचर हैं, कुछ नेचर हैं जो हमें कैथोड रेज के अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए, और ये बहुत आपको जिससे अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक से आप मेमोराइज कर सकें। तो पॉइंट टू पॉइंट आपको लिख दिए गए हैं। जे थॉमसन ने किस तरह का अपना कहना चाहिए इक्विपमेंट बनाया, वो सारी चीज़ें आपके डिस्प्ले पर मौजूद हैं, तो आप इजीली उसको बहुत बढ़िया नोट्स बना के आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, तो कुछ इस तरह का इक्विपमेंट था जिस तरह से जैसे कैथोड से आपकी कैथोड रे चली तो एनोड हैं, तो बीच में क्या हो गया आप इस तरह से देखते हैं कि वो हाँ मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो हुआ और आपका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी शो हुआ, और लास्ट में आप देखते हैं कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन है जिसमें ग्लो बना रही हैं। इस तरह से कुछ इक्विपमेंट लगाया गया जिससे कैथोड रेस के इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को मैग्नेटिक इफेक्ट की स्टडी की जा सके। तो जब कैथोड रेस से कहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन निकले एनोड रेज की तरफ चले तो जाहिर सी बात है उधर की तरफ वो ग्लो प्रोड्यूस करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने से ईजिली उसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट भी स्टडी किया जा सकता है और उसका मैग्नेटिक इफेक्ट भी। अब आप देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट पकड़ने के लिए कि नॉर्थ पोल की तरफ बोरो है कि साउथ पोल की तरफ झुक रही हैं, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ उनका क्या रिएक्शन है ये देखा जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप देख रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल भी है इलेक्ट्रिक प्लेट और आपकी निगेटिव भी है, तो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या बिहेव है और आपका निगेटिव टर्मिनल पे क्या बिहेव है, इस तरह से। जैसे कैथोड रेज की बात करें तो कैथोड रेज जो आपकी झुक जाएंगी वो आपकी झुक जाएंगी कहना चाहिए कि वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा आपका। यहाँ आप देख रहे हैं नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हो जाएगा। इस तरह से इस इक्विपमेंट के द्वारा कैथोड रेज के इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी की गई। हमारा नेक्स्ट फीचर है चार्ज एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक ईएम रेशियो है यानी इलेक्ट्रॉन मास रेशियो। ईएम रेशियो के द्वारा जिसको मिल्कमैन ऑयल एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये देखा गया कि कोई अगर सब्सटेंस फ्रीली है तो वो कितने चार्ज को कैरी करेगा पर किलोग्राम कितने सब्सटेंस को रिलीज करेगा, तो इसकी ईएम रेशियो बोलते हैं। तो ईएम रेशियो जो है आपका वो है 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलॉम पर किलोग्राम। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको डिवाइड कर दिया ईएम रेशियो से। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है नेगेटिव वो होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। इसको ईएम रेशियो से डिवाइड करा तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन पे जो मास है वो आपका 9.1094 इंटू 10⁻31 किलोग्राम है, और जो उस पर चार्ज है वो आपका 1.6022 इंटू 10⁻19 कूलॉम होता है। अब स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल विच कैरीज वन नेगेटिव चार्ज
जैसे मैंने आपको वैल्यू बता दी है इसमें 1.60, और मास जो इलेक्ट्रॉन का होता है वो है 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। एक मास इलेक्ट्रॉन का इक्वल हो जाता 1837 ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन, यानी बात की जाए प्रोटॉन के कंपैरिजन, इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि लगभग 2000 टाइम्स उसके 1 अपॉन अप्रोक्सीमेटली 2000 पार्ट के बराबर होता है मास में। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ऑल मैटर्स। कोई मैटर्स ऐसा होगा जो इलेक्ट्रॉन से बना ना हो, तो इसलिए उसको कहा गया है कि दीज आर द यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूट। सभी मैटर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन से ही मिलके बने हुए हैं, सभी मैटर में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जरूरी है। अब स्टूडेंट, बात आती है कि हाउ कैन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड एनोड, यानी किस तरह से जब पता लग गया कि एटम्स जो हैं आपके इलेक्ट्रॉन से मिलके बने होते हैं, तो सेकंड जो सब एटॉमिक पार्टिकल है वो है प्रोटॉन, उसकी डिस्कवरी हो गई। ये डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है आपके साइंटिस्ट ई गोल्डस्टीन को। ई गोल्डस्टीन 1836 डिस्कवर्ड द एनोड रेज और प्रोटॉन। तो इक्विपमेंट उनका सेम बिल्कुल जे थॉमसन की तरह था, आप देखेंगे। बस वहाँ उन्होंने जो गैस, जैसे आपके कहना चाहिए हीलियम जैसी सब्सटेंस को यूज़ करा, जो आप में उसी तरह हाई वोल्टेज को उन्होंने फ्लो करा, और कंडीशन में यही थी कि जाहिर सी बात है कि वो जो उसके अंदर जो कहना चाहिए कि पार्टिकल होगा जो पॉजिटिवली चार्ज है, वो उसका जो डायरेक्शन था वो बिल्कुल कैथोड रेज के अपोजिट आ गया। उसने जो ग्लो प्रोड्यूस करी वो बजाय आपके कहना चाहिए पॉजिटिव टर्मिनल की बजाय, एनोड की बजाय जो ग्लो प्रोड्यूस हो गई वो ही आपके कैथोड साइड। तो इन गैसेस को नाम दिया गया एनोड रेज। अब उन्होंने इसमें परफोरेटेड कैथोड को यूज़ किया, क्योंकि पेनिट्रेटिंग पावर जो है आपके एनोड रेज की वो बहुत ज़्यादा है, कैथोड रेज की इतनी नहीं है जितनी आपकी कहना चाहिए एनोड रेज की है। तो पेनिट्रेटिंग पावर होने की वजह से वो डिस्चार्ज ट्यूब को डैमेज कर सकती थी, इसलिए उन्होंने जो है परफोरेटेड माने जिनके अंदर होल्स हों, इन चीज़ों को यूज़ करा, जिससे वो एकदम से ना टकराएं आपके कहना चाहिए कि आपके कैथोड पर। पहले वो कहना चाहिए कि लेयर से टकराएं, उसके बाद वो आपके जो कहना चाहिए कि निगेटिव टर्मिनल से वो स्ट्राइक करें, इसलिए उन्होंने परफोरेट कैथोड को यूज़ किया। तो एनोड रेज के फीचर क्या निकल के आए? सबसे पहले एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। एनोड रेज भी जो है कैथोड रेज की तरह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। कास्ट शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ, और एक तरह की शैडो भी प्रोड्यूस करती हैं। कैथोड रेज जहाँ मैकेनिकल इफेक्ट करती हैं, तो आपके उसी तरह से एनोड रेज भी अगर कोई व्हील रख दिया जाए तो मैकेनिकल इफेक्ट को शो करेंगी। एनोड रेज हैव इलेक्ट्रिकल इफेक्ट सेम आपके कैथोड रेज की तरह, और वो निगेटिवली चार्ज पोल की तरफ रिफ्लेक्टेड हो जाएंगी, झुक जाएंगी, चूँकि पॉजिटिव उनका बिहेवियर है। एनोड रेज हैव मैग्नेटिक इफेक्ट डिफेक्टेड टुवर्ड साउथ पोल। तो सभी मामलों में आप देखेंगे कि एनोड रेज कैथोड रेज से अपोजिट थी, और जहां आपकी कैथोड रेज पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ झुक रही थी, वहीं वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ झुकती हैं, चूँकि उनका नेचर पॉजिटिवली चार्ज है। जहां कहना चाहिए कि मैग्नेटिक इफेक्ट में आपकी कैथोड रेज नॉर्थ पोल की तरफ झुक रही थी, वहीं ये साउथ पोल की तरफ झुकती हैं। तो इस तरह से प्रोटॉन को सेकंड फंडामेंटल पार्टिकल की आपकी डिस्कवरी हो गई। और जो कहना चाहिए कि बात की जाए चार्ज एंड मास ऑफ प्रोटॉन्स की, तो इलेक्ट्रिकल मास रेशियो जो आपका है 9.58 इंटू 10⁻7 किलोग्राम पर किलोग्राम आया इन द रेस्पेक्ट ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन निकालने के लिए आप चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन को, जो आपके जस्ट अपोजिट होता है कैथोड के इलेक्ट्रॉन के, ये होता है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम पॉजिटिव, इसको डिवाइड कर दिया गया आपके ईएम रेशियो से 9.58 इंटू 10⁻7 किलोग्राम पर केजी। तो ये जो वैल्यू आई आपकी वो आ गई 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ये इलेक्ट्रॉन से लगभग 2000 टाइम्स ज़्यादा है। तो इट मीन्स प्रोटॉन ज़्यादा हैवी होता है, ज़्यादा हैवी मास रखता है कंपैरिजन इलेक्ट्रॉन के। तो फोटोन इज ए सब एटॉमिक पार्टिकल विच कैरीज वन पॉजिटिव चार्ज, मतलब रिलेटिव अगर हम करें इलेक्ट्रॉन से, और 1 पॉइंट जो चार्ज सेम है, बस वैल्यू पॉजिटिव है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम पॉजिटिव। एंड
इक्वल टू द मास ऑफ 1.67 into 10 to the power -27 किलोग्राम। इट इज़ इक्वल टू हाइड्रोजन एटम, जो हम जानते हैं सबसे लाइटेस्ट एटम है। प्रोटॉन आर फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स आपके कहना चाहिए कि फंडामेंटल पार्टिकल हैं और यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, वहीं प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की तरह रिवॉल्व नहीं करते, वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और उसको मास बनाने में दीज आर टोटली रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरी द मास ऑफ एटम। अब स्टूडेंट, जब कहना चाहिए कि आपके दो फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हो चुके थे, तो लगभग 20वीं सेंचुरी में 1931 में आपका एक और थर्ड एटॉमिक पार्टिकल देखा गया। बहुत सारी चीज़ें देखी गई कि पहले तो ये मानना था साइंटिस्ट का कि जो टोटली मास है वो प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, लेकिन बाद में पता लगा कि ये बिल्कुल सही नहीं है। मास जो कहना चाहिए इक्वल प्रोटॉन के आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो मास इक्वल आ रहा था वो आ रहा था और ज़्यादा। तो इसका मतलब कोई एक और फंडामेंटल पार्टिकल है जिसको साइंटिस्ट मिस कर रहे थे। तो चैडविक ने 1932 में जब रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी हो गई, तो उन्होंने उसके द्वारा जो डिस्कवर किया वो थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। तो उन्होंने करा क्या कि बॉम्बार्डेड ए थिन शीट ऑफ बेरिलियम एलिमेंट विद अल्फा पार्टिकल्स एंड ऑब्जर्व हाईली पेनिट्रेटिंग रेज विद कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ न्यूट्रल पार्टिकल। तो उन्होंने देखा कि एनोड रेड से भी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर, जो बेरिलियम को उन्होंने फिल कर दिया, अब उन्होंने देखा कि जहाँ एनोड रेज की बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर थी, उससे भी कहीं ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर जो पाई गई वो आपकी न्यूट्रॉन की पाई गई। और उन्होंने देखा कि बेरिलियम पे अब अल्फा पार्टिकल बनाने के लिए रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस का होना ज़रूरी है। तो जब उन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को कहना चाहिए बेरिलियम के न्यूक्लियस पे स्ट्राइक किया, तो बेरिलियम कन्वर्ट हो गया आपके कार्बन में, और इस बीच जो कहना चाहिए फंडामेंटल पार्टिकल रिलीज हुए वो थे आपके न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की बात अलग है सबसे। न्यूट्रॉन पे पहली बात तो कोई चार्ज ही नहीं होता, इसलिए उसका नाम न्यूट्रॉन जो आया शायद न्यूट्रल से आया है। न्यूट्रल माने दे हैव नो एनी चार्ज। और न्यूट्रॉन का जो मास है वो 1.675 इंटू 10 टू दी पावर -27 है, जो लगभग हाइड्रोजन एटम यानी प्रोटॉन के ही सिमिलर है। तो चार्ज के मामले में न्यूट्रॉन आपका थोड़ा पीछे रह जाता है इलेक्ट्रॉन से भी और आपके प्रोटॉन से भी, लेकिन मास के मामले में प्रोटॉन के इक्वल है, यानी इलेक्ट्रॉन से भारी है और प्रोटॉन का सिमिलर है। यानी किसी भी न्यूक्लियस जो मास के लिए रेस्पॉन्सिबल है एटम में, तो वो आपके डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी दोनों का जो कहना चाहिए सम है वो डिपेंडेंट द मास ऑफ एन एटम। तो स्टूडेंट, बात आती है आपको इजीली याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए किस तरह से हमने टेबल बनाई है जिससे आप तरह तरह की वैल्यू को एक चार्ट के द्वारा इजीली समझ सकें। तो भाई सबसे पहले बात आती है इलेक्ट्रॉन की, जहाँ इसका सिंबल ई है। मास आप देख रहे हैं 9.10939 टू 10 टू दी -31 किलोग्राम। रिलेटिव मास यानी कंपैरिजन किया जाए तो 5.4858 इंटू 10 टू दी पावर -4 आता है आपका ये एटॉमिक मास यूनिट। अप्रोक्सीमेट मास अगर आप कंपैरिजन करें प्रोटॉन से तो 0 है, चार्ज इसका नेगेटिव में है और 1.602 इंटू 10 टू दी पावर -19 कूलॉम। वहीं बात आए प्रोटॉन की तो सिंबल P है, मास इसका 1.67262 इंटू 10 टू दी पावर -27 किलोग्राम है। रिलेटिव मास की बात करें तो आप जानते हैं 1.00737 यानी हाइड्रोजन के इक्वल है, अप्रोक्सीमेट मास है। चार्ज इसमें बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के सेम है, बस पॉजिटिव में चार्ज है। तो रिलेटिव चार्ज की बात की जाए तो +1। न्यूट्रॉन सिंबल स्मॉल n है, मास आप जानते हैं कि इक्वल टू प्रोटॉन है आपके। रिलेटिव मास आप देखेंगे थोड़ा सा ज़रा ये भारी होता है आपके प्रोटॉन से भी न्यूट्रॉन। अप्रोक्सीमेट मास इसका सिमिलर टू हाइड्रोजन है। चार्ज की बात की जाए तो 0 है, क्योंकि कोई चार्ज इस पर न्यूट्रॉन पे होता ही नहीं है, और रिलेटिव चार्ज भी इसका 0 होगा। तो बस इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है आपका, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन्स लगभग 2000 टाइम्स, मैंने अगर बात करें कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स हैवी होता है, भारी होता है मास के कंपैरिजन। किसी भी एटम का जो मास डिपेंड करता है वो न्यूक्लियस पे करता है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो फंडामेंटल पार्टिकल एग्जिस्ट होते हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपकी ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, एक एक पॉइंट आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। आप इजीली इसको
पॉज करके बहुत सारे इजीली नोट्स बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई डाउट्स हैं तो आप उनको क्लियर कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।